हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है और मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। टुडे आई विल बी शेयरिंग सर्टन टिप्स रिगार्डिंग द पीजी एंट्रेंस एग्जाम विच इज स्पेसिफिकली इन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। सो आई विल बी शेयरिंग सर्टन डिटेल्स अबाउट दिस एग्जाम। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। सो पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो एक सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है जिसकी फ़ीस 35,000 पर सेमेस्टर है और जिसमें सीट्स 30 सीट्स हैं। चूँकि ये एक सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है इसीलिए इसमें सीट्स लिमिटेड हैं। उसके बाद जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है कि जिन्होंने भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है या बायोलॉजिकल साइंस कर रखा है, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं ZBC से किया हुआ है, या जिन्होंने भी बीएससी केमिकल साइंस में कर रखा है, या जिन्होंने बायोटेक से बीटेक कर रखा है, या नर्सिंग से हैं, या फार्मेसी से हैं, या बायोमेडिकल साइंस से हैं, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। The only condition which is applying here is कि general and OBC must have 45% in their bachelors and SC/ST के लिए the same criteria will be the 40%. Okay, so let's come to the format of the entrance exam. जो format होने वाला है entrance exam का वो offline होगा and the pattern will be MCQ. You will be getting 90 minutes which is 1.5 घंटे 1.5 hour आपको मिलेगा. There will be 100 questions and language will be English. Each question will be carrying 2 marks. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर हम बात करें कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे मेटाबॉलिक पाथवेज हम जितने भी बैचलर्स में अपने पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा एंड प्रोडक्ट बनता है, किस में कितना ATP जनरेट हुआ, कितना यूज़ हुआ, एंटायर साइकिल एंटायर पाथवे, और कितना NADPH हो गया, तो जितने भी जो आपके बीच के सेगमेंट रहते हैं या जितने भी आपके एक तरीके से कैटलिस्ट यूज़ होते हैं या जितना भी आपका मिडिल प्रोडक्ट रहता है या जितना भी इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट रहता है वो उस पर क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा ये कि एक पैटर्न और देखा गया है कि आपको वो 4 स्टेटमेंट दे देंगे, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें टेक्निक्स के बारे में या हम बात करें जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन, जितना इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे सेम हो गया, टेम हो गया, जितना भी माइक्रोस्कोप हो गया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, हम तो उसके प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि अगर आप सेम यूज़ कर रहे हैं या टेम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी माइक्रोस्कोप या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो किस प्रिंसिपल पे रन कर रहा है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, 2 नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट दूसरा ये था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम PCR की बात करें तो जो PCR टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रिंसिपल वो सीधा पूछ सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे है। और क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो ये पूछेंगे कि इसको आप एक्सप्लेन करिए, इसके स्टेप्स लिखिए। और दूसरा हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि देयर आर 4 स्टेप्स। अगर मान लेते हैं कि 4 स्टेप होते हैं, जैसे एनीलिंग हो गया, एक्सटेंशन हो गया, प्राइमर बाइंडिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये इनका एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है। जैसे इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, तो उसका सीक्वेंस आपको अरेंज करने के लिए दे सकते हैं। दिस कैन बी डन, क्योंकि 1 2 3 4 दे देंगे, आपको उसका सही सीक्वेंस बताना है। दूसरा ये कि अगर जैसे हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात करें या रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें क्योंकि हमने बैचलर्स में बहुत ज़्यादा वास्ट कवर नहीं किया होता है, तो वो कोई भी रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म दे देंगे, कोई भी रिकॉम्बिनेंट क्रॉप दे देंगे, जिसमें आपको ये पता लगाना है कि मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वेक्टर कौन सा है, इसमें कौन सा जीन रिप्लेस किया गया है, कौन सा जीन इंसर्ट किया गया है और ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है। दूसरा ये कि अगर क्योंकि ये बेसिकली आपको बायोटेक्नोलॉजी अपने बैचलर से भी कवर करना है, क्योंकि इसमें कोई इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेटा नहीं पूछा जाएगा या कोई भी क्लास को ऑड वन आउट टिक करने के लिए नहीं पूछा जाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें या सेल बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जैसे आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जितना भी सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत हद तक डायरेक्ट होते हैं। जैसे कि mRNA का यूज़ क्या होता है, tRNA का यूज़ क्या होता है और इसका सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का पूरा आपको कोर पढ़ना है, जैसे लैक ऑपेरॉन हो गया
ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि प्राइमर रीज़न जो प्रोमोटर रीजन हो गया या जो ओरी हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, इनका क्या यूज़ होता है और ये कहाँ मिलते हैं। दूसरा डीएनए आरएनए को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डीएनए, ह्यूमन डीएनए कौन सा है, जेड डीएनए, बी डीएनए, ये सारे डीएनए कौन से होते हैं, लेफ्ट हैंडेड कौन सा है, राइट हैंडेड कौन सा है। तो ये जो एक सर्टन हम जो आप बेसिक की बात करते हैं ये बहुत अच्छे से कवर करना है। अदरवाइज क्योंकि अगर आपका बेस नहीं क्लियर होगा ना तो आप बहुत ज़्यादा आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की, तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते आते हैं जैसे कि मोस्ट कॉमन फिनोमेना होता है फर्मेंटेशन का। तो फर्मेंटेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है, उसको किस नाम से जाना जाता है, किसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है, वाइन किसके फर्मेंटेशन से बनती है, और इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, वो कौन से प्रोसेस हैं, और हम बायो रिएक्टर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, कौन से बायो रिएक्टर का नाम क्या होता है, और एनारोबिक और एरोबिक कंडीशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं और अगर आपको पता है तो आप टिक कर रहे हो, वहाँ पे कोई तुक्का नहीं चलता है। दूसरा अगर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट साइकिल्स पे आते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, कैसे वो सॉइल से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में ये भी आता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम बीओडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कौन से ऑर्गेनिज्म का किस में कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब नेचर में किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो बायोटेक्नोलॉजी है, तो वी आर टेकिंग बायोलॉजिकल साइंस विद द टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं या इनोवेशंस हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना जो आपके बेसिक में है। उसके बाद एक और कोर्स बचता है बायोस्टैटिस्टिक्स का। बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको अगर आप यू आर वेरी गुड विद न्यूमेरिकल्स तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज जैसे टाइप्स ऑफ एरर हो गया, सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग कितने टाइप्स की होती है, स्मॉल सैम्पल साइज़ को कलेक्ट करने के लिए कौन से तरीके होते हैं, लार्ज सैम्पल साइज़ को कलेक्ट करने के लिए कौन से तरीके होते हैं, ये आपको बायोस्टैटिस्टिक्स में कवर करना पड़ेगा। जैसे कोरिलेशन हो गया क्या होता है, और टाइप्स ऑफ एरर हो गए, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इनका यूज़ किस लिए होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपने बीएससी का बेसिक पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिवाइज करना है। और यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट सर्टन कोर्स, जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एमएससी में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि वी हैव प्रॉपर पेपर इन एवरी सेमेस्टर। जैसे जीन रेगुलेशन एक पूरा पेपर है हमारे एमएससी में, और हमारे एमएससी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा पेपर है। तो ये बेसिक, मतलब ऐसा मत करिएगा कि अगर आपका एनवायरमेंटल स्ट्रांग है या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रांग है तो हम वही पढ़ के जा रहे हैं। नहीं, मेटाबॉलिक पाथवेज हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी होगी, इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये आपका लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाला है। And that's all from my side. Thank you so very much. And just in case you have any question or any query about this exam, so you can comment there, or you can mail me, or you can mail the channel.